एक आपको ले जाऊंगा बेसिकली एक बेसिक चीज में से, एंड देन आई ट्राई टू आंसर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जैसे कि राज जी ने बताया कि मेरा इनिशियल मुझे प्लानिंग यही थी कि मैं 15-20 मिनट में ख़त्म करूं ताकि सवाल जवाब का समय ज़्यादा मिल सके, बट देन आई थिंक आई ट्राई टू कंप्लीट जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। सी, वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो एक सिंगल आरएनए या सिंगल डीएनए का एक पार्टिकल होता है विच कॉजेज प्रॉब्लम्स। December 10, 2019, only almost 3.5 months back, वही गुइक्सियान एक सी फूड मार्केट की वर्कर 57 years old लेडी जो कि वहां प्रेजेंट की निमोनिया से वुहान में, और उसके बाद कई पेशेंट्स आने शुरू हुए। इंटरेस्टिंग यह है कि फर्स्ट पेशेंट सर्वाइव्ड, बट जो सेकंड पेशेंट जो आया वो सर्वाइव नहीं हुआ। और जो ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर देयर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो WHO चाइना ऑफिस को इंफॉर्मेशन दी गई इन दिसंबर 2019 that there is a pneumonia of unknown etiology in Wuhan, and by January 7, 2020 ब्रोंकोस्कोपी कर जिसमें के नाक से एंडोस्कोप डालकर लंग्स में से फ्लूइड को एस्पिरेट कर उसमें उन्होंने एक नया वायरस आइडेंटिफाई किया, and then they started getting a flood of patients. By the time that 30th January, it was declared as a global public health emergency, and by 11th March, that is within 2.5 months, WHO declared it as a pandemic. इंडिया में जो फर्स्ट केसेस आए थे वो 25 फरवरी, वो 3 लोग थे जो कि वहां से वुहान से एयरलिफ्ट हुए थे और केरला में थे, and they all 3 recovered. So that is a brief background to this. वायरस एक ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, आई डोंट थिंक मुझे इसकी डिटेल में जाना है, पर जो ये कोरोना वायरस कोई नई चीज नहीं है। कोरोना वायरस हमारे पास पहले भी हैं, और देखा यह गया है कि मोस्ट ऑफ देम द reservoir is a bat. Bats are the reservoirs for most of the coronavirus. The problem occurs is कि जब वायरस एक ह्यूमन को ट्रांसमिट हो जाता है, एंड देन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है, द वायरस म्यूटेट्स समटाइम, एंड देन जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाती है, एंड देन इट कैन टेक ए शेप ऑफ ए epidemic, and it becomes a serious threat. There are 6 coronavirus which are known to cause human disease, जो mostly mild respiratory disease करते हैं, but there are 3 coronaviruses which are known to cause fatal infections, that is they can kill the people. COV जब हम लिखते हैं, that is CO stands for corona and V for virus. 2002 में SARS वायरस आया था, we all know about it, and it had a very high mortality, more than 9 to 10%. उस टाइम पर वर्ल्ड ओवर फियर हो गया था कि इट कैन कॉज ए सीरियस प्रॉब्लम, एपिडेमिक, पैंडेमिक, महामारी आ जाए, बट सम अदर people were able to control it to the limited areas, and then we have a vaccine, and then we have a medicine for that. और आजकल होता भी है, ट्रीटमेंट हो जाता है, घर में आइसोलेट करते हैं, ठीक है। सेकंड जो कोरोना वायरस, वो सऊदी की बीमारी है, दैट इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और अभी भी चल रहा है, एंड द मोर्टेलिटी देयर इज मोर देन 30%. We don't hear much about it, but we don't know much about it, but उसकी जो है, it's a geographically एक particular area में defined है. And this virus जब ये निकला तो इसका देखा गया कि जो जीनोम है 98.5% it is similar to SARS virus. So people labeled it as a CoV2. जो SARS है उसको CoV1 कहते हैं,
and this is called as CoV-2, SARS-CoV-2, and this obviously we know. और इनिशियल डाटा जो चाइना से आया उसमें इसकी मोर्टेलिटी is around 2.3%, so it's much less than the previous two viruses. That is the speaks about virulence, but infectivity लगता है कि बहुत ज्यादा है, and we'll talk about that. So this was the first हमारा जो मेडिकल साइंस में मोस्ट प्रीमियम जर्नल है, that is न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, which publishes every week, and पिछले 2 महीने में almost 10 publications, more than 10, और माना जाता है कि अगर लाइफ टाइम में डॉक्टर ने एक NEJM में पब्लिश कर दिया, it's a big achievement, one article. But now you have a huge number of articles, and that's how this virus looks like. So terminology, we should be clear. What is SARS-CoV-2 and what is COVID-19? 19 इसको कहा गया क्योंकि ये 2019 में आया था. So now it is coronavirus disease. D stands for D. Disease. कोविड को हम 19 दैट इज अ डिजीज को कहते हैं, और वायरस का नाम जो है दैट इज SARS-CoV-2. सो आई थिंक दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई द टर्मिनोलॉजी, दैट इज एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी. आई थिंक दिस आल्सो बहुत से लोगों को मालूम है कि मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आज मुझे वायरस से एक्सपोजर हुआ तो कितने दिन के बाद मुझे क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे. दे कैन कम फ्रॉम 0 to 14 days, but 5.5 days median है. And so and for the first 5 days person is infective पर उसको symptoms नहीं होंगे. So asymptomatic transmission होता है, that's what it means. Almost 80%, this is the China figures. The figures in other countries are slightly different. 80% are asymptomatic or mild disease. And median age is less than 60 years. अगर आप देखें कि इंडिया में भी जो डाटा ICMR every day they publish in their health bulletin, its median age is almost the same. But outcomes, mortality, fatality is much more in the people who are above 60 or 65 and those who have associated comorbidities. So human to human transmission has been documented, and इसी के ऊपर बहुत कंफ्यूजन हुआ था जब WHO का डायरेक्टर ने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है इस वायरस की, और जिसके ऊपर ट्रंप ने उनको काफी क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने मिसलीड किया. बट देन इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड दैट देयर इज अ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एंड देयर इज अ डायरेक्ट कंटेक्ट ऑन एयर ड्रॉपलेट्स. मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बात करूंगा. बट 1 मीटर डिस्टेंस पर रिस्क ज्यादा है. इट इज लाइक जब मैं खांसी करता हूँ और मेरे से मुंह से थूक निकलता है, कुछ सलाइवा है, तो वो दूसरे के मुंह पर अगर 1 मीटर से ऊपर है तो वो शायद उससे डायरेक्ट नहीं पड़ेगा. मैक्सिमम डिस्टेंस इज स्टिल अनडिटरमाइंड. ये फीको ओरल रूट कि ये तो एक ट्रांसमिशन हमें मालूम है. फीको ओरल रूट का मतलब होता है कि कोई स्टूल से कंटेमिनेशन हो, वो हमें पानी या किसी ईटेबल पर चाहे डायरेक्ट या फोमाइट से ट्रांसमिशन हो तो बाय ओरल. इसके ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं. उसका रीजन ये है कि इसका एक सस्पिशन है बट इट इज नॉट कंफर्म्ड एज येट, एंड मैं उसका रीजन बताऊंगा क्या है. ये है बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड जिससे हमें ये बताता है कि ये जब इंडिविजुअल जिसको ये डिजीज है, जब वो ड्रॉपलेट्स आते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स ससेप्टेबल इंडिविजुअल पर अगर बिल्कुल पास में है तो डायरेक्ट जा सकता है. अदरवाइज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट वो फोमाइट्स के थ्रू से, चाहे वो पेपर है, चाहे वो कुछ खाने की चीजें हैं, चाहे वो कि हमारे डोर हैंडल्स हैं, चाहे टॉयलेट के और कुछ भी ऐसी चीजें हैं, अगर वो साफ नहीं हो तो इसलिए पर्सनल हाइजीन का इशू आता है. सतीश जी ने कुछ सवाल मुझे इससे रिलेटेड भेजे थे कि वो शायद उसके बारे में जानना चाहेंगे. देखिए, जो भी चीजें हैं इसमें कोई डेफिनेट एविडेंसेस नहीं है, बट वी नो इन जनरल कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होती हैं वो कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकती हैं. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कि क्या न्यूज़पेपर्स को हमें डायरेक्ट पढ़ना चाहिए. देखिए, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप जरूर पढ़िए, पर एट द इमीडिएटली आफ्टर दैट डिस्पोज देम ऑफ एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर वेरी वेल
उसकी कई वीडियोस हैं कि किस तरह से अच्छी तरह से वॉश करना है। और कि जैसे सब्जियां आती हैं, फल आते हैं मार्केट से, और तो कोई साधन नहीं है, वो तो मार्केट से ही आएंगे, हमारे पास कोई और प्रैक्टिकल साधन नहीं। तो क्या उसको 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे रखना चाहिए बिफोर वी यूज इट? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा यही है कि साफ पानी से अच्छी तरह से उसको वॉश करें, और वॉश कर कर कुक कर कर ज़्यादा वो नहीं करें, अदरवाइज इट शुड बी सेफ। तो इसी तरह से और चीज़ें हैं, वो उसको उसी नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए था। सी नॉन वेजिटेरियन को रॉ फूड नहीं यूज करना है, अच्छी तरह से कुकिंग ठीक होनी चाहिए। वो तो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो ये जूनोटिक इन्फेक्शंस होती हैं, अगर वो कोई डिजीज जानवर में है, अगर वो उसको कुकिंग नहीं किया, शायद ये उसी का तरीका है कि रॉ बैट्स खाई गई या रॉ कुछ और सी फूड किया, उसके थ्रू से ये ट्रांसमिट हुआ। तो बेसिक उसका यही प्रिकॉशन फॉर एवर फॉर एनीबॉडी कि उसको अच्छी तरह से कुक होना चाहिए। दैट डज नॉट मीन कि आप खाना नहीं खाएं या नहीं, नॉन वेज नहीं खाएं, ऐसा नहीं है उसके लिए। तो इसमें बेसिकली 4 सिम्टम्स हैं। जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स शुरू होने में 2 वीक तक लग सकते हैं, बट मीडियन इज 5.2 डेज। इसमें देखेंगे किसी का भी गला खराब हो, नजला जुकाम हो, तो यही है, फीवर है, कफ है, सांस की दिक्कत है या फटीग है, मलेज है, जनरल वीकनेस है, ये कोई भी वायरल फ्लू होता है उसके यही सिम्टम्स है। एक चीज इसमें आप नोट करेंगे कि इसमें रनिंग नोज डोमिनेंट सिम्टम नहीं है, कि जो रूटीन का हमारा फ्लू होता है, वायरस होता है, आजकल मौसम आ गया, चेंज ऑफ वेदर आ गया, पॉलन जो भी है, तो जिसको एलर्जी होती है अगर रनिंग नोज डोमिनेंट सिम्टम है, वो यूजली इस कोविड 2 से नहीं होता। सो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर। जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तब ये मेडिकल वर्ड एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होती है, फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है या सेप्टिक शॉक होता है। फॉर्चुनेटली अबाउट 20% गो इनटू सीवियर, but only mortality, death is less than 5%. There are different figures from different countries. मेन चीज ये है कि इटली और स्पेन में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। चाइना की जो रिपोर्टेड मोर्टेलिटी है, या अमेरिका की है, या इंडिया की है, वो मोर और लेस सेम है। पर इसमें वेरिएबल क्या होता है कि जब तक हम यहां तक पहुंचते हैं, तो उस टाइम पर हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी बोथ इक्विपमेंट सपोर्ट प्लस स्टाफ ट्रेनिंग एंड स्टाफ की एक्सपर्टाइज कितनी है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। एक सिम्टम के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं इसको रेड में रखा है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं, थोड़ा सा बायस भी हूं, कि ये रिपोर्टेड है कि 20 to 30% पेशेंट्स को डायरिया भी हो जाता है। जस्ट बिकॉज कि हमें कफ के साथ में डायरिया है तो उसको इग्नोर नहीं करें। सेकेंडली, जो स्टूल सैंपल है उसमें वायरस का आरएनए पाया गया है। तीसरा, जब एंडोस्कोपीज कर कर जो बायोप्सीज ली गई हैं, उसके बायोप्सी के अंदर भी वायरस डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी रेज करता है, अभी तक इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि क्या फीको ओरल ट्रांसमिशन तो नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वायरस क्लियर हो गया, उसके बाद भी 1 हफ्ता 10 दिन लैट्रिन में, स्टूल में वायरस ट्रांसमिट होता रहता है। इसकी एपिडेमियोलॉजिकली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज के दिन में हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, बट मेन लेसन फ्रॉम हियर, जस्ट वन थिंग आई वुड से, बी कॉशियस कि अगर किसी को कोरोना होता भी है, उसके बाद भी अपनी एक पर्सनल हाइजीन और वो है, वो तो एक हैबिट ही होनी चाहिए, पर स्टूल डिस्पोजल, एक्सक्रीटा डिस्पोजल हैज टू बी एब्सोल्युटली हाइजीनिक, एंड उसकी प्रिकॉशन लेना एक इंडिविजुअल की ही ड्यूटी है, आप उसको कोई एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। पर इसकी नॉलेज होना चाहिए कि ये सिर्फ सांस वाली बात नहीं है, ये स्टूल के रास्ते से भी ट्रांस जा रहा है, वो इन्फेक्शन करेगा कि नहीं हमें नहीं मालूम। ये एक मैंने ब्रीफ एक लैंसेट से, हमारा एक अनदर इम्पॉर्टेंट जर्नल,
तो बस ये बताया कि जनरल क्या होता है कि ये ऑनसेट है, ऑनसेट से 7 दिन तक शायद पेशेंट के बाद में जो एवरेज एडमिशन होती है उसके बाद होती है, और उसके बाद सांस की दिक्कत होती है, फिर वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, फिर आईसीयू है 2 वीक के बाद, एंड दोज हु डू नॉट सर्वाइव आउट ऑफ दैट देन दे सम टू इट. So that is the just a timeline of कोरोना वायरस. अब क्वेश्चन ये है कि इतने कोरोना वायरस पहले आए, पर ये क्यों पैंडेमिक बन गया, बाकी वायरस पैंडेमिक नहीं बने? Why this virus spreading so fast? ये दोनों कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं. पहला तो मैंने सीरियल इंटरवल होता है जिसको हम कहते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक फेज है, कि एसिम्प्टोमेटिक फेज है, ज्यादा पता ही नहीं चलता कि किसी को है, वो ट्रांसमिट करता रहता है. ये दूसरा एक और टेक्निकल टर्म है R0, ये एपिडेमियोलॉजिकली पीपल यूज करते हैं. उसमें R0 वैल्यू के वायरस की कितनी कैपेबिलिटी है और एक इंडिविजुअल की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना स्प्रेड कर सकता है. एक रफ एस्टीमेट आया है कि इसकी R0 2.5 है. जो पहले वायरसेस थे उनकी लेस देन 2 थी या 1.5 के आसपास थी. तो एक रफ आइडिया देता हूं कि अगर एक इंडिविजुअल को, सपोज मुझे ये कोरोना वायरस है, ये वायरस कोविड-2, अगर मैं इसको सर्कुलेशन में पब्लिक में घूम रहा हूं, तो विद इन 3 days आई कैन इन्फेक्ट मोर देन 400 पीपल. और इसकी जो आगे नेक्स्ट ये है कि अगर हम उनको घर में रुकवा दें, स्टे होम, क्वारंटाइन कर दें, तो दे विल बी एबल टू स्प्रेड to about average 10 people. See the importance of quarantine, importance of staying home and to stay safe. That is the whole concept कि इसकी R0 पावर काफी ज्यादा है. ये शायद 2 एलिमेंट्स हैं जिसके कारण से ये ज्यादा स्प्रेड किया, और कुछ और एलिमेंट भी हैं जो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं कि जब H1N1 हुआ, सार्स हुआ, लोगों ने बहुत डर बिठाया, बहुत प्रिकॉशंस ली, और वो सिस्टम्स में उनको ओवर कॉन्फिडेंट हो गया. और कुछ सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका और यूके, इन दोनों का इटली और स्पेन दोनों कंट्रीज ने एक एटीट्यूड लिया कि लीडरशिप आएगा चला जाएगा, कुछ लोगों को इन्फेक्शन होगी और रेजिस्टेंस हो जाएंगे, फिर ये अपने आप हो जाएगा. I think the crucial time was lost, which our leadership was not ready to take that risk, and they were cautious right from the day one. मैं उसके बारे में फिर बात करूँगा. So this is probably the reason कि ये spread हो गया, और एक बार तीर कमान से निकल गया तो उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे. कोई भी ऐसा एपिडेमिक आता है, कोई भी these जो हम स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की बातें करते रहते हैं, वो क्या है? ये सिर्फ इसके लिए नहीं है. ये एक स्ट्रेटेजिक पेपर इन्होंने कोविड के लिए किया, पर अगर आप कोई भी आप एक एपिडेमिक वाली जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, उनका सेम एक चीज पॉलिसी है. फर्स्ट स्टेप, ट्रैवल केसेस रिपोर्टेड. ये इम्प्लीमेंट हमारी कंट्री में हो गया जनवरी में. जब WHO की वार्निंग आई, उसी टाइम पर इंटरनेशनल ट्रैवल के जो स्पेसिफिक कंट्री से आ रहे थे, उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस और उनको एक देखा गया, और जैसे जैसे वो स्प्रेड होता गया, वो कंट्रीज का बढ़ता गया, सर्कल बढ़ता गया, और जैसे जैसे और आगे बढ़ा, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, और आगे बढ़ा तो पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल ही खत्म हो गया, एंड अल्टीमेटली डोमेस्टिक ट्रैवल. सो दैट इज द फर्स्ट केस सिनेरियो. और सेकंड है कि जब एक व्यक्ति आता है, वायरस लेकर आता है, और वो अपने कंटेक्ट वालों को ट्रांसमिशन करता है, तो बेसिकली दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. जब ये एक आ गया तो ये सेकंड शुरू हो गया. एंड ये जो है was completely lacking in UK, most of the European countries and USA. मैं 5 मार्च को आप न्यूयॉर्क गया हूं, ऑन वे मैं फ्रैंकफर्ट में था. बिलीव मी व्हेन आई टेल यू, देयर वाज नो क्वेश्चनिंग. और मैं 5 मार्च से एक सप्ताह पहले नेपाल से आया, मुझे एयरपोर्ट में उन्होंने स्क्रीनिंग किया.
मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, और जब मैं वहां जाता हूँ मुझे वहां पर कोई स्क्रीनिंग नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई किसी तरह का भी कोई बैरियर नहीं था। आई थिंक वो बड़ा एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने उसको एक डिफरेंट वे से लिया। दे अंडर एस्टिमेटेड द पोटेंशियल ऑफ दिस, और वो उसको ब्लेम करते हैं कि चाइना ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। हो सकता है वो सही हो, बिकॉज वी डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑल द जेन्युइन इंफॉर्मेशन, बट दैट इज समथिंग विच हैपेंड। नो, ये स्टेज 2 है। अब स्टेज 3 की बात करते हैं तो लार्ज आउटब्रेक्स एमिनेबल टू कंटेनमेंट। तो ये भी कंटेनमेंट में आता है 2, और 3 भी कंटेनमेंट में आता है। पर ये लार्ज आउटब्रेक्स जैसे कि निजामुद्दीन में, मरकज में हुआ, ये लार्ज आउटब्रेक है कि वहां के लोग पर अनफॉर्चुनेटली सबसे बदकिस्मती की बात कि वो वहीं पर नहीं रहे, उन्होंने सारे हिंदुस्तान में स्प्रेड आउट कर फैला दिया। और सबसे बड़ा मेजर सेटबैक जो है एक गवर्नमेंट की एफर्ट को मैं इस आउटब्रेक को मानता हूँ। और ऑफ कोर्स जब सारा कम्युनिटी में एपिडेमिक हो जाए तो कंटेनमेंट खत्म हो जाती है, फिर तो यही है कि सबको जो ट्रीटमेंट में आता है वो उसको करें, दैट इज इट। एंड फाइनली एंडेमिक हो जाता है कि हर्ट 60% से ज्यादा से एक्सपोजर हो चुका है, उसमें एंटीबॉडीज आ गई हैं, एंड देन यू टेक इट एज ए नॉर्मल डिजीज। वो किसी को भी हर साल इन्फेक्शस डिजीज आती हैं और जाती हैं। जब ये आया, 2 बज़वर्ड थे, सोशल डिस्टेंसिंग, हम सब उसकी बात करते हैं। मेरी तरफ से, मैंने और भी कुछ लोगों से बात की है, ये इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है सोशल डिस्टेंसिंग। मेरा अपना सुझाव रहा है और मैंने अपने सही क्वार्टर्स में दिया भी है कि हमें इसको एक चेंज करना चाहिए। इट इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज ए फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमें फिजिकल डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस नहीं। एक ये आप भी, मेरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां भी बात करो तो फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द यूज करें, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज दैट इज द ट्रुथ। इन्होंने वेस्टर्न वर्ड से आया ये वर्ड, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग। क्योंकि सोशली तो हमें कनेक्टेड रहना है, नहीं तो मेंटली डिप्रेशन, मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसकी ज्यादा हो जाएंगी फिजिकल से। ये बेंड द कर्व क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये 2 चीजें हैं जो टर्मिनोलॉजी बहुत हमें आ रही है। तो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग वी ऑल नो अबाउट इट, मैं इसमें ज्यादा नहीं करूंगा। पर्सनल स्पेसिंग, alternate greetings to handshake, ये जो I'm telling you the alternate greetings to handshake has come from the Western lectures. They are started talking about that. Travel restrictions, large group gatherings को avoid करें, इसीलिए हम आज webinar कर रहे हैं। Large event cancellation, school, college lectures, so visitation restrictions, hospitals वगैरह में visit वगैरह करना है तो उसमें उसको परहेज करें। कंटेनमेंट में आ जाता है क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, सेल्फ आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, दैट इज होम क्वारंटाइन, एंड देन कांटेक्ट ट्रेसिंग। और उसके बाद जो हमें आज के बाद हमेशा के लिए लाइफ में एक जो हम चीजें कई बार भूल जाते हैं, कफ और स्नीज एटीक, अवॉइड टचिंग फेस, वॉश हैंड्स, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ हमारी संस्कृति में है और हमें इसको भूल जाते हैं। और इसको हमें एक आई थिंक द्वारा इसको पब्लिक को टीच कर कर स्कूलों में, कॉलेजेस में, सब जगह इन चीज़ों को सिलेबस में लाकर पढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, एक जनरल चीज़ों के लिए ही है। और ये सब कुछ हमारा एक धरोहर है और हम तो ये सब कुछ करते हैं। अब फरीद ज़कारिया 3 दिन पहले टीवी पर इंटरव्यू में उसने अपने शब्द यूज़ किए, फरीद ज़कारिया जैसे व्यक्ति ने, कि जी ये सब लोग ब्राह्मण बन जाए। अब इन कहने का मतलब क्या था? यही चीज है कि भाई ये तो हमारे पास है। सो वेयर आर वी एंड वेयर आर वी हेडिंग, दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो सब कुछ पूछना चाहते हैं। और सबके, शायद मुझे भी नहीं इतना मालूम, मेरे पास भी जो पब्लिक डोमेन में है वही इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल आई लाइक टू। आज अमरजीत जी ने आज एक अच्छा आर्टिकल भेजा है, मुझे उसका सोर्स नहीं बता पाए, पर वो जेन्युइन है तो वो एक अच्छा गाइड मैप देता है। ये आई थिंक ये जो कितने फिगर्स हैं, कितने मर गए, नंबर्स तो सारा दिन टीवी पर यही चलता रहता है। आई विल नॉट गो थ्रू दिस। तो मैंने अपने आप ऑलरेडी बात कर ली है। वेयर आर वी, सी दिस इज एन एकेडमिक क्वेश्चन कि हम स्टेज 2 पर हैं या स्टेज 3 पर हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच वही है, अभी हमारी वो अप्रोच में चेंज नहीं है। पीपल कीप ऑन टॉकिंग टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। आई थिंक अगर ये सरकार टेस्टिंग ज्यादा कर देती तो उस पर एलिगेशन लगा देती कि ये तो कंपनीज को फायदा उठाने के लिए कर रही है, इन्होंने पैसा खाया। ये जो लोग अपने हमारे सोसाइटी में
हम कुछ भी करें उसका एक ऑपोजिट व्यू आना ही आना है और एक मोटिव लगाकर आना है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ए साइंटिफिक बेसिस ऑन विच इट हैज बीन एडवाइज्ड। अमेरिका और इंग्लैंड वो हर एक चीज पे कर रहे हैं। साउथ कोरिया का एग्जांपल देते हैं। उसी साउथ कोरिया में एक डिफरेंट कंडीशंस हैं। उनके जो जितने इनिशियल केसेस भी थे एक सिंपल प्रोविंस में थे। मैं एक्चुअली जब अमेरिका गया हूँ न्यूयॉर्क में, वहां से मैं रियो गया हूँ, तो रियो से साउथ कोरिया से डॉक्टर आए हुए थे। हमारी मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी जहाँ मैं लेक्चर के लिए गया था। तो रियो से जब वो साउथ कोरिया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा साउथ कोरिया का तो इतना शोर है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्रोविंस and it is not spread to the other areas and we'll be able to contain that very easily. Is a very small area जहाँ पर Chinese population थोड़ी सी business links हैं वो आते हैं. So every situation is different. But I think whatever the scientific community is guiding the government, the good thing about our government is they are being guided by the scientific community. And they have gone absolutely textbook picture, one step by step, how to handle that. Now, this is the most important slide. ये शायद पब्लिक डोमेन में इतना ज्यादा नहीं है, आप प्लीज इसको देखिए, मैं इसको थोड़ा सा शायद क्लैरिटी ना हो। ये प्रोजेक्शंस हैं कि एक्चुअल विज ए विज प्रोजेक्शंस। इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 8.2 lakhs बाय 15th अप्रैल। आज हम 7 की बात कर रहे हैं। बाय नेक्स्ट वीक हमारा नंबर 8.2 लाख से हो जाना चाहिए था अगर हम इटली का ग्रोथ रेट देखें, ग्रोथ ऑफ द केसेस। और अगर हम अपना प्रोजेक्टेड, हमारा जो विद इन इंडिया जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी नंबर ऑफ केसेस की, अगर उसको फॉलो करते तो वी वुड हैव रीच्ड 1.2 lakhs बाय 15th अप्रैल। टुडे वी हैव रीच्ड, ये स्लाइड परसों की है, डे बिफोर यस्टरडे, आज हमारा नंबर 4,200 समथिंग है। पर बाय 15th अप्रैल इट इज प्रोजेक्टेड दैट दिस विल मे टच 17,000 अगर हम इसी ग्रोथ रेट से चल रहे हैं जो अभी चल रहा है। दैट्स इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो दिस आई एम सेइंग, दिस इज एम्पल प्रूफ दैट जो करंट मेजर्स हैं, लॉकडाउन है, इज इट वर्किंग और नॉट। एंड ये नंबर और भी कम होता अगर ये मरकज वाली चीजें नहीं होती, तो शायद वो इससे भी कम होता। I think this is one of the most, this slide has come to me from National Center of Disease Control from India, and so I believe it is authentic. And this is my, I think this is one of the most important data that I'm showing it today. नई चीज है जो। Now second thing, death rate doubling. इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। they start calculating after the first 10 deaths. 10 death के बाद then they calculate that doubles, here is the doubles every day, doubles every 2 days, I hope मेरा arrow भी साथ में नजर आ रहा है, and doubles every 3 days. जी. If you look at this, Spain is the highest, and here is US, here is China, and हम जो एग्जाम्पल देते हैं साउथ कोरिया और जापान, और आपने सुना होगा कि Japan is the most paranoid country as far as the infectious disease is concerned. And उन्होंने आज emergency declare कर दी है टोक्यो में और ओसाका में, total lockdown. And here we are. Now, when you say bending the curve, that when you can, ये तो double mortality का है, but numbers का भी उसी के साथ proportionate है, that you bend the curve to the right, and हम उसको नीचे कर दे, तो हम यहाँ पर हैं. Where are we going this way? Or are we coming this way or this way? We don't know. But then if we, to keep it down, I think so far we have done extremely well. If you look at these, most of the developed countries, so-called developed countries, we have done even better than China from that angle. But then future is something which will determine. And on that basis, I think the governments have to decide the future strategy, what they want to do. So what are the gains from the pandemic and the lockdown? अभी तक हम सिर्फ लॉसेस की बात कर रहे हैं। इतने बीमार हो गए, इतने मर गए, इतना इकोनॉमी खराब हो गई, इतना माइग्रेटिव वर्कर्स का हो गया, डेली वेजेस का हो गया। मैं उसके ऊपर टच ही नहीं करूंगा बिकॉज दैट्स एनफ इन द, एंड आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दैट। लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा हुआ, इट हैज गिवन अस टाइम टू कंटेन, टू एजुकेट and prepare the community and prepare the infrastructure.
I think this is something that which is the biggest gain. We have bought time. ताकि अगर कल को ये हमारे हाथ से छूट भी जाता है, क्योंकि सारी दुनिया यही कहती है जिससे बात करें कि जी हिंदुस्तान में अगर फैल गया तो इसका कोई कंट्रोल नहीं है. So testing of public health infrastructure and administrative machinery and surveillance, मैं तीनों को साथ में ले रहा हूँ. I think please note that this is the very important point that I'm making. देख, हम बात करते हैं कि 2/3 हेल्थ केयर इंडिया में, rather 70% is with the private sector, and we are talking about curative medicine. But when it comes to public health, हमारा public health infrastructure or surveillance machinery, surveillance is the most basic key point in that. And testing of administrative machinery, आज भी अब प्रूव हो गया है कि अगर लॉकडाउन करना है तो आज भी हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस के ऊपर है. लास्ट वाला पुलिस वाला ही डंडा मारकर उनको अंदर बिठा सकता है. चाहे वो देयर इज नो अदर वे दैट पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज वर्किंग, चाहे वो सीएमओ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या एंड देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर. ये सारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि दिस हैज बीन टेस्टेड एंड स्ट्रेंथन्ड ड्यूरिंग पल्स पोलियो मूवमेंट. पल्स पोलियो को जब शुरू किया गया तो वो इसी हुआ तो किसी और तरह से शुरू था, बट देन अल्टीमेटली सारा क्या था, इतने साल चला, 20 साल, तो क्या था सारा कि जहां पर भी एक केस आइडेंटिफाई हो जाता है उसको कॉर्डन ऑफ करना, उनके सारे कॉन्टेक्ट्स को कॉर्डन ऑफ करना, उनको फिर वैक्सीनेशन करना, उनको ड्रॉप्स पिलाने, ताकि वो तभी हम पल्स पोलियो से कर सके. तो हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को जितनी मर्जी गालियां दें, पर ये जो इस तरह के जो सिस्टम है पब्लिक हेल्थ में, इट इज द गवर्नमेंट सेटअप व्हिच हैज हेल्प्ड अस एंड व्हिच इज गोइंग टू व्हिच विल बी टेस्टेड. अभी इससे टेस्टिंग भी हो गया, स्ट्रेंथन भी हो जाएगा. एंड जहां भी आप किसी भी हिंदुस्तान के कोने में देख लें, अंडमान में 9 केसेस मिले तबलीगी के, एक और मिला है, वहां पर इमीडिएटली सब कॉर्डन ऑफ हो गया. आई मीन हमारे हेल्थ मशीनरी थी वहां पर. सो दैट. And the last point that I've written, I think the testing of the federal structure of the country. जितना सेंटर और स्टेट का कॉपरेशन आपको इस तरह नजर आता है, उसने एक बार फिर दे दिया कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग. पॉलिटिकली जितना मर्जी लड़ते रहे, जितना मर्जी हो, जब इस तरह के इश्यूज आए हैं तो आई थिंक नो सेंटर वुड हैव वर्क विदाउट द स्टेट अथॉरिटीज. अगर स्टेट की कोई कंट्रोल ना हो, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, तो ये हो ही नहीं सकता. और इसमें आई मस्ट गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू आवर लीडरशिप, जिन्होंने के वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर्स, हेल्थ सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी ने ब्यूरोक्रेसी से, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली 2 दिन पहले की खबर थी, ये न्यूज़पेपर न्यूज़ थी, कि कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर गाबा हेल्ड ए वीडियो कॉन्फ्रेंस विद चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट of all more than 500 districts in the country in a single day, and asking them, every district, to prepare a plan that how do we exit out of this, how do we plan, how the future हमारा कैसा होना चाहिए, उसको कैसे stagger करना है. So that itself, that's what I'm saying, it has tested our federal structure, how it is. जो अभी तक, so I question where are we and where are we going. I think इसके ऊपर भी पिछले 2-3 दिन से काफी बात हो रही है. This is the containment paper which came 3 days back. उसमें उन्होंने कि जब 3rd phase में आप आ जाते हो, उसके आगे के जा रहे हो, तो क्या उसकी पॉलिसी होनी चाहिए. I foresee this is what is going to happen, कि वो जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट से जब फीडबैक आएगा, we know about 247 डिस्ट्रिक्ट आज तक इन्वॉल्व हो चुके हैं जहाँ पर कुछ है, पर उसमें से वो देखेंगे कहाँ कंटेन हो गया है, कहाँ पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहाँ क्लस्टर्स है, और उसके हिसाब से they will have to take a call that this is the containment zone and buffer zone. My own feeling is that if you continue this lockdown, government may lose cooperation of the people. This is my personal feeling. People हमारे जुगाड़ू ज़्यादा हैं और कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे बाहर काम जाने का, निकालने का. So maybe practically, of course, economy is another issue, but this is the government paper. This is from the government paper, that this area will be around 3 kilometers containment zone and buffer zone will be around 7 kilometers around that. And they have clearly mentioned कि कहाँ पर ये 3 kilometers के तो पूरे borders ही seal हो जाएंगे for about 2 weeks and बाकी for 1 month,
एंड बाकी जगह उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगी, कैसे उनके फूड जाएगा, कैसा है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी. एंड सो दिस इज ए पेपर इज इट्स इन द पब्लिक डोमेन. सो दिस इज एक्चुअली, मैं ज़्यादा यही बोलना चाहता था, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स. ये मैंने पहले भी अपने ग्रुप में एक व्हाट्सएप में डाला था कि क्वेश्चंस कई आते हैं, तो मैं उसको आई थॉट आई एड्रेस दोस क्वेश्चंस. आर वी रिलेटिवली इम्यून टू द वायरस? इसके बारे में बहुत डाटा है, कुछ इंफॉर्मेशन भी है. एक तो था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हमारी सिर्फ 14 to 15% पॉपुलेशन इज अबव 60, एंड सो दैट इज द हाई रिस्क पॉपुलेशन. सो मे बी अगर होता भी है तो शायद मोर्टेलिटी इतनी नहीं होगी. पर अब वो बता रहे हैं कि जी इंडियन डाटा शो कर रहे हैं कि 5% मोर्टेलिटी है, बट दैट कुड बी अदर रीजंस आल्सो, कि वो लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, पिकअप लेट होते हैं, जो भी है. Temperature and humidity is a single paper from Massachusetts, which and from NIH, which says कि ये temperature, इतने particular temperature के बाद में virus inactivate हो जाएगा. That's all are mathematical models. They have no clear value, practical value. Nobody has studied the effect of temperature. I think the best study will be in India in the month of May and June, कि ये कैसे behave करता है. And has the virus undergone attenuation? We know that viruses, when they continue keep on exposed, then they also undergo attenuation. The virulence comes down. And so whether it has gone, there is a some two-step change in the amino acid in the genome, in the Italian and the Chinese virus. But in India, there's only one step. And maybe that's the reason it is, probably it's not that. There is a inherent immunity question, malaria, BCG, all this has come. These are all mathematical models. They could be associations. We cannot have no scientific evidence to show that they give any protection. There is a work going on. पिछले एक हफ्ते से ही वो काम चल रहा है. I expect some news, but I cannot give you the full information. That there is more than 50% of us have a lacking of a particular protein which helps in binding the virus to our cells. Cells उसको कहते हैं ACE2, angiotensin converting enzyme. मैं टेक्निकली मैं जानकर उसमें नहीं गया कि उसके साथ बाइंडिंग कर कर ही वो ह्यूमन बॉडी में जाता है, ह्यूमन सेल में. उसके लिए एक एडिशनल प्रोटीन की जरूरत होती है. लोगों ने ये भी सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ACE2 हमारे रिसेप्टर्स में म्यूटेशन हो. वो टेस्ट हो गया कि वो नहीं है. सेकंड स्टेज के साथ में बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके ऊपर है. आई थिंक दैट्स ए वर्क विच इज गोइंग एंड आई एक्सपेक्ट विद इन द नेक्स्ट वीक्स वी मे गेट, बट दैट इज नॉट आवर अप्रोच. उसमें सिर्फ इतना ही होगा कि शायद हमें इनहेरेंट इम्यूनिटी है और उसके बारे में हमें आंसर मिलेगा. Another big question in the different media, is it a biological weapon? कहते हैं बिल गेट्स का वेपन है. I think we don't have. These are conspiracy theories. We don't have an answer. I am aware of the literature both ways. I mean, from the American university, they have isolated the virus. They have studied the certain things from which they have come to an opinion कि ये biological weapon नहीं है. But these are from American universities. So it can be anyway. I don't think we should get into that. Right now, the issue is we should save it. Is it a permanent problem? Yes, it will stay with us. किस फॉर्म में रहेगी, कैसे रहेगी, ये वापस आएगा? Yes, आएगा. एपिडेमिक फॉर्म में आ सकता है. But good thing is within a year or so we should have a vaccine. Today there are 62 candidates for vaccine across the world. 62 candidates. उसमें इंडियन है. मैंने वो एक आर्टिकल भेजा था अपने ग्रुप में कि उसमें हमारे साइंटिस्ट को वर्क करने में एक प्रॉब्लम आती है एनिमल स्टडीज की. अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जो एक्टिविस्ट थे, जब एक्टिविस्ट को मंत्री बना देते हैं, उन्होंने बहुत सी एनिमल स्टडीज को पूरा बैन ही कर दिया. अब वो हो ही नहीं सकती हैं. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी to do those studies. Otherwise, there are enough number of good scientists, good labs, good brains, which can produce a vaccine much earlier than others. But that's the problem where we lag, because unless you do animal studies, you cannot do human trials. Till today, the two vaccines, that is American, again, उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड है बिल गेट से, और एक चाइनीज वैक्सीन फर्स्ट फेज ह्यूमन ट्रायल्स में जा चुकी हैं. कई बार
रेगुलेटरी अथॉरिटीज एग्जेम्पशंस दे देती हैं अगर सोशल नीड हो कि फेज 2 ना हो। अगर वो फेज 1 में ठीक इफेक्टिवनेस देती हैं, देन कैन गो वन स्ट्रेट वे फेज 3 वैक्सीन एंड दैट कैन बी पुट टू ह्यूमन यूज। बट लेट्स सी, आई थिंक पीपल एक्सपेक्ट अराउंड अनदर 12 मंथ्स। ये नॉर्मल प्रोसेस है, उससे पहले ये वो अप्रूव ही नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट पॉइंट यही है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, रिगरस हैंड वॉशिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को सीरियसली लें, stay connected with one another, take your health seriously, stop smoking. Tobacco, हमारी कंट्री में टोबैको स्पिटिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, उसको बंद करना है, ड्रिंकिंग को मॉडरेट में रखना है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थिंग्स आर इवॉल्विंग एंड स्टे ट्यून्ड, द न्यू इंफॉर्मेशन कम्स एवरी डे। थैंक यू। थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। It was well researched, well documented, with full scientific evidence, and quite informative. There are so many hands which have been, which I can see on the screen. So they want to ask you questions. So what I will do is, I would like to suggest. Would you like to take 2, 3, 4 questions at a time, and then you answer them, and then we go to the next set of 2, 3, 4 options? मैं कागज पेन ले आऊं, अगर 3-4 क्वेश्चन आने हैं तो मैं कागज पेन ले आऊं। Oh, I think that will be better. Otherwise, one-to-one will be slightly difficult. I already have 2 hands which have been raised by Kirti Sharma ji and Anurag Mishra ji through this technology. So then I have Amarjeev Lochan ji and some more people. Just raise your hands if you want to ask any question, then I can. Amarjeev ji का फोन भी आ रहा है। जी हाँ, मैं वो कर दूंगा। अभी जैसे ही मैं शुरू करूंगा ना, मैं कर दूंगा। जो जिसको सवाल पूछूंगा वो नोट कर दूंगा। राजेंद्र गुप्ता जी, anybody else? I'll just go to the screen. True, please raise your question. Munish Gupta ji, Anup DP Sharma ji, हैं? So let me. So Ajay ji, are you ready now? जी, I'm ready. So I will. There are 4 or 5 people who have already, raised their hands and they want to ask you questions. So I will first give chance to Kirti Sharma ji. He was the first one to raise his hand through technology. Let me find him out. Where is he? Just a second. Yeah. I have unmuted Kirti Sharma ji. Now you can please ask your question. Namaste. My mother is going to be operated. Eye operation hai on 15th. So is it safe to go for operation? That is at All India Medical Institute under these circumstances. Okay, so first question. Now I will ask Anurag Mishra ji to ask a question. जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मेरा छोटे छोटे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग ये देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि इसमें 3-4 मेजर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि गला खराब हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है और शरीर में दर्द और बुखार होता है। ये 4 मेजर सिम्टम्स। तो अब इसका सीक्वेंस इन सिम्टम्स का कोई बनता है क्या? क्या पहले बुखार आएगा या पहले गला खराब होने से शुरू होगा? ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। ये मेरा पहला सवाल है। तो अगर इसके सीक्वेंस के ऊपर डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रकाश डाल दें तो बहुत मेहरबानी होगी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि पीछे अभी जो भारत सरकार है उसने आयुष मंत्रालय के मार्फत कई विभागों को ये कहा है कि आप भी इसकी कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन
के बारे में खोज करी है। इसके बाद रिसर्च पे निकल के आए हैं जो कि पतंजलि आयुर्वेद ने अमेरिका के अंदर पब्लिश किए हैं, जिसके अंदर के कोविड-19 की जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसका फॉर्मुलेशन उन्होंने जिसके ऊपर ट्रायल्स उन्होंने चूहों के ऊपर किए हैं। तो क्या इस दिशा में भारत सरकार कुछ सही कदम ले रही है? क्या उसको, उन ट्रायल्स को या उस मेडिसिन को आगे बढ़ाने का कोई विचार बैठता है क्या? धन्यवाद। संजय मेरे जी, सवाल समाप्त हो गए। जी ठीक। अब मैं अमरजीत जी को अनम्यूट करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, it was one नमस्कार। of the most very brilliant presentation. I am in teaching business. I could not ever have thought of this level of knowledge which you have given to all of us. We are really very proud and lucky to have you today. और 3-4 जो विषय जो आपने बताए वो बहुत ही ध्यान देने लायक हम लोगों के लिए। एक तो मैं हिस्टोरिकली जाके थोड़ा बताना चाह रहा था कि 1918 में जो सो कॉल्ड स्पेनिश फ्लू हुआ था और उसके इंडिया के अंदर में 50 मिलियन या 15 मिलियन लोगों को जाना हुआ, जो जनरली क्रॉस द गंगा रिवर बेल्ट की तरफ हुआ था। उसकी स्टडी मैंने अभी हाल में बीमारियों के समय कर रहा हूँ। और चाइना में पहुंचने के बाद इनका लेवल एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ अराइव होता है 97% मोर्टेलिटी रेट थी और 2 हफ्ते बाद 2.5% में चला गया ड्यू टू सम ट्रेडिशनल CTM जो बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का। तो एक हमें प्रश्न ये है कि ये जो स्ट्रेन है डिफरेंट टाइप्स के, उसका असर भी होता होगा कि हमारे यहाँ इटालियन स्ट्रेन है, क्योंकि शुरुआती में इटालियन लोग पकड़े गए और वुहान वाले केरल आए थे। तो क्या स्ट्रेन के हिसाब से भी फर्क पड़ता है ट्रीटमेंट में? दूसरी बात, मैं H1N1 को भुगत चुका हूँ सार्स के समय। क्या मैं इस कोविड को इम्यूनिटी के रेंज में आ जाता हूँ या मुझे और भी डबल केयरफुल रहना है? ये 2 व्यक्तिगत प्रश्न है और आपकी प्रेजेंटेशन तो लाजवाब है। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच साइंटिफिक इट हैज इंफॉर्मेशन फ्रॉम MIT टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम रियो डी जेनेरो टू ऑल प्लेसेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हेलो जी संजय जी। नहीं, मैं कह रहा था कि आप सवाल भी पूछें और लास्ट में कंट्रीब्यूट भी करें। ओके, sorry. So what I'll do is 3 questions. I will request Dr. Ajay to please answer these 3 questions and then we'll go to the next set of 3 questions. देखिए, ऐसा है कि हर हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। हमने आज के तक अपनी इलेक्टिव सर्जरीज कैंसिल की हुई हैं और कुछ सर्जरीज ऐसी हैं कि जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह को बिल्कुल, क्योंकि एरोसोल से फैलने का डर है तो मना किया है। तो बाय दैट टाइम अगर हॉस्पिटल एम्स ऑपरेट कर रहे हैं, इट शुड बी सेफ इनफ। It's a, I think, go by the advice of your doctor. If in a good institute, you should follow the advice of your doctor. सीक्वेंस ऑफ सिम्टम्स कोई नहीं है, कोई भी सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, किसी को एब्सेंट भी हो सकते हैं। हमें बताया कि कॉमन सिम्टम फीवर है, पर 20% में फीवर नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से कफ है, फटीग है, there is no sequence. The only thing is these are the 4 dominant symptoms. मेजर प्रैक्टिकल कि हम कब सस्पेक्ट करें कि हमें ये कोरोना हो सकता है कि नहीं। ऑफ कोर्स हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, वो तो एक अलग चीज है, पर रनिंग नोज डोमिनेंट सिम्टम है तो चांसेस ये कोरोना होने के कम है। और मुझे एलर्जी रहती है, मैं तो कभी भी मुझे नज़ला जुकाम हो जाता है। सो आई शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि मेरे सिम्टम्स पुराने सिम्टम्स से कुछ अलग हैं या कैसे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है। आयुष के बारे में 1-2 बातें कहना चाहूँगा, हालांकि दिस इज नॉट माई फील्ड। आयुष में ये फैक्ट है कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ, जब ये नया वायरस है, कुछ ना कुछ एक साधन हो सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा ये तजुर्बा है, मुझे माफ करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि हमारा प्रचार पहले हो जाता है और प्रूफ बाद में होता है। वो सही है, ये गलत है, और वो हमें बदनामी ज्यादा करता है। हमें डंडोरा पीटने से पहले आप प्रॉपरली उसका रिसर्च कर उसको अपना एक साइंटिफिक फोरम से लेकर आइए, तब तो हम दुनिया मानती है। अदरवाइज ठीक है, बहुत से लोग हैं जो
कहते हैं कि हमें बहुत ही ऑलमोस्ट इंडिया की तो सारी जनता कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं, वो उसको अल्टरनेटिव ही रह जाएगा, वो प्राइमरी नहीं बनता फिर। तो इसीलिए जो भी, चाहे वो पतंजलि ने कहा है, जहाँ तक किसी ने कहा है, अगर कोई मल्टीनेशनल, देखो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी भी है एलोपैथी की, वो जब तक एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रिसर्च विच इज ओपन टू पीयर रिव्यू मीन्स के दूसरे साइंटिस्ट उसको रिव्यू करते हैं कि वो प्रॉपरली किया गया है कि नहीं, वो उसमें नहीं आता है पब्लिकेशन में। सो हाँ, सेकंड जो बात है आयुष के बारे में, जो आपने पूछा नहीं है पर मैं कहना चाहूंगा, सी हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में, हमारे आयुर्वेदा में बहुत सा जोर दिया गया है कि हम अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को ठीक करें, अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करें, और उसके लिए योगा भी है, मेडिटेशन भी है, और उसके लिए बहुत से वैसे भी प्रोडक्ट है। आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा उस चीज की आवश्यकता है। जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, हर एक की अपनी वल्नरेबिलिटी अगर हम कहते हैं, हर एक की अपनी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं, वो सारे अपने इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करती है, और हमें उसके ऊपर और उसके लिए आयुष सिस्टम आइडियल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें पिल मेडिसिन नहीं चाहिए, हमने अपने बॉडी की रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए वो सबसे बेस्ट है। अमर जी, जो आपने बात कही वायरस के स्ट्रेन की, वायरस तो देखो सोर्स तो एक ही है, चाहे वो इटली में गया, चाहे वो इंडिया में आया, सब आया वुहान से है, पर लोकल एनवायरनमेंट से, लोकल सर्कमस्टांसेस में इन सब की म्यूटेशंस होती रहती हैं। दो शब्द हैं, इन्फेक्टिविटी एंड वायरुलेंस। इन्फेक्टिविटी कि कैसे स्प्रेड करता है, कितनी जल्दी एक से दूसरे को जाता है। वायरुलेंस इज कि जब किसी को इन्फेक्शन हो जाती है, वो कैसे उसको कितना सीवियर करता है या माइल्ड करता है। वायरुलेंस एंड इन्फेक्टिविटी बोथ can be dependent. One of the factors could be the virus strain. India was the fourth country in the world to isolate the coronavirus. पहले जीनोम चाइना से हुआ, पहले यूएस में हुआ, फिर चाइना में हुआ, फिर इटली में हुआ, फिर इंडिया में हुआ, और फिर बाद में एक और कंट्री में हुआ। 5 कंट्रीज ने आज तक किया है। हमारे वायरस की सिमिलैरिटी वुहान और यूएस वायरस के साथ में है, और इटली में थोड़ी सी अल्टरेशन है, चेंज है, म्यूटेशन है। इटली और स्पेन दोनों की मोर्टेलिटी बहुत हाई रही है। सो दूसरे कारण दिए जाते हैं कि इटली में ओल्ड एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, स्मोकिंग सबसे ज्यादा है, कोमॉर्बिड, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है, तो हो सकता है उसके ज्यादा कारण मोर्टेलिटी रही। संजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, राजेंद्र गुप्ता जी, Munish Gupta ji or DP Sharma ji. So I will start with Rajendra Gupta ji, please. राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है। ओके, या अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक, बिल्कुल। जी जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, आनंद आ गया आपका प्रेजेंटेशन सुनकर, देखकर, बहुत क्लैरिटी बढ़ी। मेरा एक कमेंट है और एक क्वेश्चन है जी। एक तो जो म्यूटेशंस की अभी बात हो रही थी, तो अभी तक 800 से ज्यादा सैंपल्स की सीक्वेंसिंग हो चुकी है, और उसमें से केवल 2 सैंपल्स इंडिया में सीक्वेंस हुए हैं, जो जैसा आपने कहा कि वुहान से और यूएसए से मिलते हैं, लेकिन टोटल 4 म्यूटेशंस अभी तक पता चली हैं जो थोड़ी सी अलग भी हैं। अब हम ये नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम सैंपल सीक्वेंस हुई हैं, तो बाकी हमारे यहाँ अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है म्यूटेशन की हम नहीं जानते, और लेस देन 4 मंथ्स में 4 म्यूटेशन आई हैं, तो क्या थोड़ा अभी जल्दी नहीं होगा हमें म्यूटेशन के बेस पर कुछ कहने के लिए? दैट्स वन। सेकंड, क्या आपको लगता है कि हम अंडर प्ले कर रहे हैं इसकी जो भयानकता है बीमारी की, कि कहीं हमारी पॉपुलेशन से डर ना जाए? क्योंकि अभी भी हमारी जनता, जिनसे भी मेरी बात होती है पड़ोस में या रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, वो समझते हैं कि ये डिजीज बड़ी जल्दी चली जाने वाली है, 2 महीने में या 21 दिन में या 2 महीने में, 3 महीने में चली जाने वाली है। लेकिन अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन भी करें कि अगर एवरेज 4 दिन में डबलिंग हो रही है, तो उस हिसाब से मई एंड तक हमारे यहाँ 5.5 करोड़ पेशेंट होने चाहिए। सिंपल एक अगर यही कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा ब्रीफ में, क्या हम, बस एंड कर रहा हूँ, क्या हम अंडर प्ले नहीं कर रहे हैं इसे? नेक्स्ट मैं मुनीश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट में उनको अनम्यूट कर दूं।
है मुनीष जी, हाँ ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं प्लीज थोड़ा ब्रीफ, ताकि टाइम हम जरा जल्दी से यूटिलाइज करें। चलिए मुनीष जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। जी यू नो 3-4 छोटे छोटे चीजें हैं। आपने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बताया, बट अब ये जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आ रहा है उस पर बताएं। दूसरा, आपने मेंशन किया अपनी प्रेजेंटेशन में एसिडोसिस, वो मुझे समझ में नहीं आया। एंड thirdly, no symptoms, will we not remain carriers for a while and could still infect people? And lastly, you mentioned an observation that people may not cooperate, so we may have to bring down the lockdown. But that could pose a serious risk for a country like India. Thank you. मैं डीपी शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट में अनम्यूट कर। जी बताएं अपना सवाल। डीवी शर्मा सर, सुन पा रहे हैं मेरे को? जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अपनी आर्कियोलॉजिकल नॉलेज शेयर करना चाहता हूं आपसे। ये एनिमल स्टडी बहुत जरूरी है क्योंकि हड़प्पन सील पे चमगादड़ बना हुआ है, चमगादड़ का चित्र बना हुआ है हड़प्पन सील के ऊपर। मैं वो सील का फोटो आपको अभी अपने सारे मित्रों को जिज्ञासा पे डालूंगा। दूसरी बात यह है कि हड़प्पन पॉटरी पे जहर की दवाई जो है ना, वो जहर बूटी पेंटेड है, पेंटिंग्स में है वो। और आज भी हमारे ट्राइबल्स एरिया में जहर बूटी को दे करके सांपों के काटने का इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमारी यहाँ पेंटिंग्स हड़प्पन पॉटरी के ऊपर मोर की बनी हुई है। मोर जो है वो जहर का इलाज होता है, यानी हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मोरनी जहर को चूस लेती है। सप्त ये ऋग्वेद में भी इसका रेफरेंस दिया गया है कि मोरनी जहर को चूस लेती है और इसका भी इलाज है। तो मेरा ये मानना है जो चमगादड़ बना हुआ है हड़प्पन सील्स के ऊपर, हमको एनिमल स्टडी करके हमारे पूर्वजों ने किया था इसका, और उससे सावधान रहने की आवश्यकता बताई थी। इसलिए ये एनिमल स्टडी करना बहुत जरूरी है, खास करके चमगादड़ की स्टडी होनी चाहिए, जिसकी वजह से चाइना में ये फैला और सारे संसार में मानवता के ऊपर ये खतरा हो गया। तो इस दिशा में मैं चमगादड़ के ऊपर सेपरेटली हड़प्पन सील पे काम कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरे रिजल्ट आएंगे मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद। ये मेरा एक इन्फॉर्मेशन देनी थी सबको। डॉक्टर साहब अब आप ये 3 सवाल। राजेंद्र जी ने नंबर ऑफ म्यूटेशंस के बारे में कहा, ये बात सही है राजेंद्र जी। तो म्यूटेशंस वो चेंज होती रहेंगी, नंबर होता रहेगा। इट्स टू अर्ली टू कमेंट। आई इंटायरली एग्री विद यू, इसमें कोई डिबेट ही नहीं हो सकती है। मैंने कहा ना, इट्स टू अर्ली डेज। ये जो इनिशियल डाटा है ये लिमिटेड है, पर इसमें इमीडिएट कोई हमें ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्रॉब्लम करने का कोई इफेक्ट नहीं है। ये तो एक लॉन्ग टर्म कैसे बिहेव करता है उसका हमें बताएगा। आई डोंट एग्री कि वी आर अंडर प्लेइंग इट। अंडर प्लेइंग किस 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि हम कहें कि जी ये ज्यादा बीमारी है, हम उसको शो नहीं कर रहे हैं आज के दिन में, वो चीज नहीं है। मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आईसीयूज में निमोनियास के साथ में एडमिशंस नंबर नहीं बढ़ा है। अगर ये डिजीज, हम जो लोग कहते हैं जी टेस्टिंग करें, भी टेस्टिंग करें ठीक है, वो हमें एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देगा, वो हमें देगा। हमारे पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए, किट्स अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो करेंगे। पर इसमें ये कहना कि वो नंबर को अंडर प्ले कर रहा है, थोड़ा बहुत होगा एसिम्टोमेटिक जो हम मिस कर रहे हैं, पर अगर वो होता तो वो रिफ्लेक्ट करता आईसीयू एडमिशन। वो उसमें हमें दिस इज अ वेरी गुड। और आईसीयू की एडमिशंस कभी अनडिटेक्टेड नहीं जाती। रूटीन नजले जुकाम की बीमारी तो अनडिटेक्टेड चली जाएगी, तो वो अनडिटेक्टेड नहीं जाएंगी। और जितने ये हॉस्पिटल्स में चक्कर हुए हैं कि जी वहाँ डायग्नोज हुआ, 100 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, हॉस्पिटल स्टाफ को, हॉस्पिटल बंद हो गए, वॉकआउट बंद हो गया कुछ दिन के लिए। इधर गंगाराम में एक आईसीयू में पूरा स्टाफ चला गया, अग्रसेन हॉस्पिटल की इंक्वायरी चल रही है। ये सारी चीजें वो क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पर वो जब इनिशियल सस्पिशन नहीं होता, कोरोना के लिए टेस्ट किया तो किसी का पॉजिटिव आ गया, और वो इतनी देर में इतने लोगों को इन्फेक्ट हो गया। जब मैं इस बात पर हूं तो मैं एक थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। अगर हमें
नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं, जब नंबर ऑफ आईसीयू पेशेंट बढ़ जाएगा। एक्चुअली आज इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट किया है कि दे 3 टाइप के हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए हैं, कि एक लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क, तीनों के लिए अलग अलग। बेसिकली कहने का भाव ये है कि हमें कोविड के जो पेशेंट्स हैं, हमें जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में डालना चाहिए। लोग कहते रहते हैं जी 10 बेड यहाँ पर, 15 बेड यहाँ पर, 30 बेड यहाँ पर। दैट्स ए श्योर गारंटी कि आप बाकी मरीजों को और बाकी स्टाफ को स्प्रेड करेंगे। क्योंकि जब मैं नॉन कोविड हॉस्पिटल में बैठा हूँ जिसमें सिर्फ 10 पेशेंट डेडिकेटेड हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि कौन कोविड वाला आया, मैं ओपीडी में देख रहा हूँ, मैं ही इन्फेक्ट हो जाऊंगा, बाकियों को इन्फेक्ट करूंगा, मेरा सेक्रेटेरियल स्टाफ, कैशियर स्टाफ, सारा टेक्निकल स्टाफ, नर्सेज सब इन्फेक्ट होंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कैसे फैल गया। तो ये जो एक्चुअली शुरू में दिल्ली सरकार बस टोटली हैड नो क्लू कि कैसे करना है, और कुछ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनको ये बात सुझाव दिया कि आप ऐसे करें। उन्होंने एक चुपके से लिस्ट निकाल दी कि इतने बेड यहाँ, और उनको पता भी नहीं कि कितने बेड कहाँ हैं। वो आपने शुरू में देखा होगा कि जी हाँ अपोलो में 50 होंगे, इसमें गंगाराम में 16 होंगे, बीएलके में 10 होंगे, सब बिल्कुल। आज तक भी वो 10 हॉस्पिटल 10 बेड बीएलके में अप्रूव नहीं है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्योंकि ये एक बेसिक, और अब उनको ये विजडम आ रही है, अब वो समझना शुरू हुए हैं। उनको अनफॉर्चुनेटली सब चीज़ें बहुत देर से समझ में आती हैं, पहले किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एक भाई कि एक, और आज अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो हेल्थ डिपार्टमेंट की, उन्होंने बहुत बढ़िया एक अनाउंसमेंट किया है कि दिस इज द स्कीम, दिस इज द पॉलिसी, कि 3 तरह के कोविड हॉस्पिटल्स होंगे, 3 डिफरेंट लेवल ऑफ केयर के लिए, और तीनों इंटरलिंक्ड होंगे। वो एक फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ है। मुनीष जी, आपने 2-3 सवाल पूछे। पहले एसिडोसिस, देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी में होता है, जब बॉडी में हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन हो जाती है, टिश्यू को सप्लाई कम हो जाती है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किडनी के पेशेंट भी जाते हैं, लिवर के भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। सो इसलिए व्हेन द टिश्यू डैमेजेस होना शुरू करती है, मैं उस कंटेक्स्ट में ये टर्म यूज की है। और आपने टाइगर का, शायद ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क का टाइगर की खबर को लेकर ये मैन टू एनिमल की बात कही है, क्या उसके बारे में मैं अभी आई थिंक टू अर्ली टू से वन केस रिपोर्ट, अभी देखना पड़ेगा कैसा है इसमें। आई थिंक गुड थिंग इज इट इज हैपेंड इन यूएसए, तो वो पूरा उसका नक्शा ढूंढ लेंगे कि कहाँ से आया है उसको, वो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। एक आपने लॉकडाउन के जो कम होने की बात की, वो एक्चुअली इसी लॉकडाउन जो ये है ना, दिस इज ए डिसीजन। अभी भी लोग कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जल्दी कर दिया, और कुछ लोग कहते हैं जी लेट कर दिया। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जो भूखे मर जाएंगे उसका सोचा ही नहीं है। आज एक झारखंड के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई, मेरे से कौन सा पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करने से पहले। आई मीन इस तरह की स्टेटमेंट्स, ये तो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। आई ऑलवेज हैव, मतलब ऑलवेज क्या, तो अभी फेस हुआ है कि आई हैव थॉट दैट दिस डिसीजन कि लॉकडाउन करना है कि नहीं, इज नॉट अ प्योर साइंटिफिक डिसीजन, it's a both socio-economic and political decision. How the political leadership is able to handle it. I think that's where the good political leadership matters right now. What we have seen, कि कैसे लोगों को साथ में लेकर चलना है, social mobilization, symbolic है, ये कैसे भी है, and that's how you are able to sell it. So I think this decision should be left. I'm not suggesting कि उसको कम करेंगे, क्या करेंगे, I don't even know कि क्या होने वाला है, पर I'm sure कि जिन्होंने भी डिसीजन लेना है उनमें ये सारे फैक्टर्स उनको देखकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। इट्स नॉट ए प्योर साइंटिफिक डिसीजन, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आपने कुछ कैरियर की बात की, नहीं, कैरियर का इशू नहीं है, इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी इन द सेंस कि एक बार एंटीबॉडी हो जाए तो शायद इट में ऑफर यू इम्यूनिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ द वायरस फॉर एवर, बट कैरियर नहीं है। ये तो देखा गया है कि जो वायरस का एक्टिव पार्ट है, आरएनए है, वो 2 वीक के बाद बॉडी से निकल जाता है। इसमें थ्रोट सिक्रीशंस स्पूटम में से टेस्ट करते हैं तो उसमें नहीं है, और 1 वीक के बाद तक कुछ पेशेंट्स में, जैसे अबाउट 20 to 30 में जो स्टूल में आता है, वो भी है, उसके 1 वीक के बाद वो भी खत्म हो जाता है। सो कैरियर वाली कोई बात नहीं अभी तक है, अभी तक एटलीस्ट नहीं है। एंड एज आई थिंक थिंग्स आर इवॉल्विंग, वी डोंट नो। शर्मा जी, आपने जो दिया बड़ी अच्छी, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। I think I'll discuss with some of my colleagues and suggest to them, those who are working basic, if they want to do. But I think ये तो challenge है आयुष वालों के ऊपर भी कि उसको knowledge को लेकर आगे उसको करें। Thank you very much for this information.
जी थैंक यू संजय डॉक्टर जी। साहब। अब 3 और सवाल, डॉक्टर जंग बहादुर गुप्ता जी, आशुतोष अग्रवाल जी और सुरेंद्र जी। मैं पहले जंग बहादुर जी को अनम्यूट कर देता हूँ। कहाँ पे है? लैग भी तो रेज किया था। चलो जब तक मैं, जंग बहादुर जी है ना अभी? कहीं ड्रॉप हो गए मुझे लगता है। हम सीधा आशुतोष जी से रिक्वेस्ट करते हैं। आशुतोष जी हैं लाइन पे ना? आशुतोष जी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आशुतोष जी, आप अपना सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब, मैं बस एक बात समझना चाह रहा हूँ दोबारा से, जो शायद आपकी सेकंड या थर्ड स्लाइड में थी, कि इससे पहले भी जो वायरस हुए सार्स के कैटेगरी के थे और उनमें मॉर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसमें हम लोगों का इंडिया में ये सिचुएशन क्यों नहीं डेवलप हुई, या हम उसे क्यों सेल थ्रू कर गए? वो पॉइंट शायद मैं दोबारा से समझना चाहूँगा, बस दैट्स ऑल। और इसमें जबकि मॉर्बिडिटी बहुत कम भी है, तो भी पूरा लॉकडाउन भी है, सारी चीज़ें आगे भी अभी अनिश्चित हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों चीज़ों में? थैंक यू। थैंक यू आशुतोष जी। मैं अब सुरेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपना सवाल पूछे। मैंने अनम्यूट कर दिया। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया। हमारी तो टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है, तो मतलब फिर भी बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत जब एडवांस स्टेज पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, हालांकि अभी मतलब इतने हाई प्रॉब्लम्स उस तरीके की नहीं है, और ना हो ऐसी मैं दुआ भी करूंगा, लेकिन जैसे किसी को ना मिले, किसी पेशेंट को, और किसी को मिले, तो उसमें जो फेटेलिटी रेट है उसमें क्या फर्क पड़ जाता है और कितना पड़ जाता है? व्हाट इज द सेवियरिटी ऑफ द सिचुएशन? हाँ जी, क्या बोलूं? क्या छोड़ दो, भूल जाओ। संजय जी, मैं बोलूं? भूल जाओ। मेरे को तो नहीं भेज रहा है ना वो? नहीं छोड़ो, मेरे को तो भेज नहीं रहा ना। मेरे को नहीं भेजा। नहीं, कहाँ भेजा? ग्रुप में तो देख ही नहीं रहा हूँ मैं भी। छोड़ा उस पर लास्ट में, सॉरी, आई एम सॉरी, आई डिडंट सी। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, कुलदीप रत्नू जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक टर्म बार बार यूज हो रही है, हर्ड इम्यूनिटी। और अगर हम लगातार लॉकडाउन में रहें और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो लंबे जी टाइम आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। पर मैं सवाल समझ गया हूँ मैं। हाँ जी जी। तो कब तक हम लॉकडाउन में रह पाएंगे? क्योंकि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कैसे होगी? दूसरा, आपने जैसे जापान का कहा, वहां उन्होंने अब इमरजेंसी का डिक्लेरेशन किया, लेकिन ऑलरेडी राइट फ्रॉम बिगिनिंग जापान का जो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है, शुरुआत में केसेस आए, उसके बाद नंबर ऑफ डेथ भी बहुत कम है और केसेस का भी, न्यू केसेस बहुत कम हो गए, जबकि वहां लॉकडाउन वगैरह मेजर्स नहीं लिए गए। तो जापान की क्या केस स्टडी है? साउथ कोरिया आपने जी, और बहुत सारे लोग उस, लेकिन हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। तो जापान के बारे में थोड़ा बताएं, और हर्ड इम्यूनिटी का। जी अब ये 3 सवाल डॉक्टर साहब आप जवाब दें, तो फिर मुझे लगता है टाइम हो रहा है, हम 2-3 सवाल और ले लेंगे इसके बाद, तो फिर बंद कर लें। जी आशुतोष जी, आपने जो ये सवाल पूछा, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने एक स्लाइड प्रोजेक्ट की थी कि व्हाई दिस इज इन्फेक्शन हैज स्प्रेड सो वाइडली बाकियों के अलावा। और उसमें 2 फैक्टर्स जैसे बताए थे, एक था टाइम, उसमें था कि एसिम्प्टोमेटिक का कितना टाइम लैग है, और दूसरा था R0 की जो मैंने बताया। ये वायरस की इन्फेक्टिविटी है,
सी देयर आर टू इश्यूज, इन्फेक्टिविटी एंड वायरुलेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो कितना जल्दी उसकी फैलने की एक है। उसके रीजंस क्या है, वो ड्रॉपलेट्स में ज्यादा चलता है या ज्यादा देर सर्वाइव करता है बाहर, वी डोंट नो। आई मीन इसकी जो इन्फेक्टिविटी है इस वायरस की वो ज्यादा है। रफ एस्टिमेट्स हैं, इंटरनेशनल स्टडीज तो आई हैं, आईसीएमआर की स्टडी चल रही है, पर रफ एस्टिमेट है कि इसकी R0 वैल्यू इज 2.5। जो ये पहले वायरस थे सार्स कोरोना वायरस 1 एंड दूसरा मिडिल ईस्ट वाला, इनकी जो और H1N1 का R0 वैल्यू वाज लेस देन अराउंड 1 to 1.5 के बीच में थी। तो दैट जितनी वैल्यू हाई है उतनी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। एक रफ एस्टिमेट है कि अगर 2.5 R0 है और उस आदमी को आप खुला छोड़ देते हैं तो वो 3 दिन के अंदर 400 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर इसकी R0 वैल्यू कम है तो उसकी ऑब्वियसली ये वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसकी डिटेल में मैं भी नहीं इतना समझता हूँ और ना ही उसमें जा सकते हैं। और अगर उसी को हम जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं कि बिल्कुल क्वारंटाइन कर देते हैं, तो वही एक व्यक्ति 10 लोगों को ट्रांसमिट करेगा 3 दिन में। सो दैट इज व्हाट डिटरमिन्स कि क्यों ये ऐसे फैला है। और दूसरा कारण मैंने जो बताया था कि शायद शुरू में कुछ गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली यूरोपियन एंड यूएस सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इसको लाइटली लिया है, कुछ कंट्रीज ने। सेकंड, वेंटिलेटर के ऊपर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये जो सवाल कुलदीप जी ने पूछा हर्ड इम्यूनिटी, उसके साथ लिंक्ड है कि जो लोग वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाइना का डाटा ये है कि आप 60% को बचा सकते हैं। सो इट इज नॉट टोटली गॉन। जिनका प्रेशियस पेशेंट है उनके लिए एक इंडिविजुअल भी बहुत है। मैंने क्यों कहा कि हर्ड इम्यूनिटी, कुलदीप जी एपिडेमियोलॉजिस्ट, बहुत लोग ये सोचते हैं कि इस तरह की इन्फेक्शंस में एक हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट कि इसको आप खुला छोड़ दो, कोई बैरियर्स मत रखो, और जिसने मरना मर जाएगा, जो बच जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगी, हमेशा के लिए हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। यही जॉनसन ने कहा, बोरिस जॉनसन ने, और आज वो भी आईसीयू में आप पड़ा है। यही ट्रंप ने कहा नहीं, पर उसका थॉट प्रोसेस यही था जब शुरू में उसने कहा डजंट मैटर, इट कम्स एंड गोज, H1N1 केम एंड वेंट एंड दिस विल आल्सो कम एंड गो। और विद इन 72 आवर्स उसको सारी स्टेटमेंट्स चेंज करनी पड़ी, सारा चेंज करना पड़ा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज एक चाइना जैसी टोटलिटेरियन रिजीम में भी वो ये नहीं कर पाए। आप इमेजिन करें कि इंडिया में नरेंद्र भाई खड़े होकर कह दें कि जिसने मरना होगा मरेगा, या मतलब इम्प्लाई कर लें हर्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट को, तो यही इम्प्लाई करना पड़ेगा भी इतने बंदे मर गए तो मर गए, कुछ नहीं होता। तो देखो आप क्या जी सकोगे, सरकारें चेंज हो जाएंगी, वो चल ही नहीं पाएगा। इसे फैक्चुअली आई मीन थ्योरेटिकल कंसेप्ट कुछ भी हो, प्रैक्टिकल कुछ भी हो। मुझे पता है मेरे साथ में कुछ कुलीग्स हैं, शुरू में जब आया तो उन्होंने ये कहा कि वाह 1000-2000 मर जाएंगे, लाख मर जाएगा तो क्या हुआ, हिंदुस्तान में हर रोज मरते रहते हैं, इसको चलने दीजिएगा, बाकी तो बीमारी को कुछ नहीं करना, काम चलता रहेगा, इकोनॉमी ठीक रहेगी, लोग काम करते रहेंगे। बट यू सी इट्स ए सोशो पॉलिटिकल क्वेश्चन। एक तरफ ये आर्गुमेंट है, दूसरी तरफ वो है, और जहां तक मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ कि ये हमारे जैसी फ्री डेमोक्रेसी में तो चल ही नहीं सकता। कोई टोटलिटेरियन रिजीम होगा तो शायद चल पड़े, पर यहाँ तो नहीं चल सकता। तो एक बट इट्स ए कंसेप्ट, इट्स ए गुड कंसेप्ट। और उसमें ये भी कहा गया है कि हर एक इन्फेक्शन की अलग अलग है परसेंटेज, कि अगर 60% लोगों को एक्सपोजर हो जाता है, देन वी से इट इज ए हर्ड इम्यूनिटी हैज बीन अचीव्ड। बट H1N1 में 40% को कहा गया था, और इसका कितना परसेंट होगा हमें नहीं मालूम अभी, बट दैट इज द रफ फिगर्स दैट आर कमिंग आउट। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल दैट यू हैव आस्क्ड जापान के बारे में। सी अगर जापान की सोसाइटी में देखो, आपको तो सारी दुनिया का मालूम है कि उनका जो मैनरिज्म्स है वो हमारे से बहुत मिलता है। कभी हाथ नहीं मिलाते, झुककर मिलते हैं, और उनका ओवरऑल सफाई का ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। साथ के साथ उनकी सोसाइटी में ये मैंने देखा है, ये आप मुझे शायद आपको ज्यादा पता होगा, पर जो हमें देखने में आता है, आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो, किसी पर भी हो, जो जापानीज होंगे
उनके मास्क लगे होंगे रूटीन में भी। और हम जब हमारे यहाँ तो कोई हम बीमारी हो जब जरूरत हो तब नहीं लगाते, उनके रूटीन में भी जब वो बाहर आते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी जब आते हैं, वो मास्क लगाकर घूमते हैं, यंग बच्चे। तो एक उनका एक कंसेप्ट है, उसके हिसाब से वो डिस्टेंसिंग शायद रखते हैं, और शायद उसी के लेकर उन्होंने उसको कंट्रोल रखा है। बट एट सम स्टेज इट कम्स, और उनका ऐसा नहीं है कि उनका नंबर बहुत हाई चला गया है, उन्होंने भी प्रीएम्प्ट कर लिया है और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उसी ये हर कंट्री का अपना अपना डिफरेंट लेवल पर डिसीजंस है। मैं एक उदाहरण दूंगा पेरू का, साउथ अमेरिका में। मैं आपको बताया था कि मैं रियो में था, और रियो से मैं अपनी कॉन्फ्रेंस खत्म कर पेरू में गया था, लीमा में था। लीमा में कोई केस ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ था। सारे साउथ अमेरिका में अगर कोई कोरोना का केस आया था तो सिर्फ एक्वाडोर में आया था, और कहीं इक्का दुक्का थे मरीज, कहीं वैसा नहीं था। 15 मार्च की रात को 12 बजे सडन ऑर्डर आ गया कि प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, देयर विल बी टोटल इमरजेंसी एंड नोबडी कैन लीव। जिसने यहाँ से निकलना है अगले 24 घंटे में निकल जाए। आई मीन वहां केस में ही नहीं था, उन्होंने पहले ही इमरजेंसी कर दी। हमारे यहाँ तो इमरजेंसी बहुत देर में आई है, लॉकडाउन बहुत देर में आया। हर कंट्री का पॉलिटिकल। अब दूसरी साइड है ब्राजील है, ब्राजील ने आज तक लॉकडाउन नहीं किया। ऑफ कोर्स ब्राजील में भी नंबर कम है, पर ब्राजील के प्रेसिडेंट जो कि अपने रिपब्लिक डे परेड में इस बार आए थे, उनका क्या जवाब था? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं कारें बनाने बंद कर दूंगा। हर एक पॉलिटिकल लीडरशिप अपना अपना एक ब्रेवरी है, स्टुपिडिटी है, ये टाइम प्रूव करता है कि क्या है। बट दिस इज और लोकल पीपल्स साइकोलॉजी है। सौ पोलो के गवर्नर जो कि ब्राजील का पार्ट है, उसने लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील सेड वो पागल हो गया, ही इज गॉन मैड। हाउ कैन ही डिक्लेयर द लॉकआउट देयर? गवर्नर को बोलते हैं। सो दिस इज ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं, कैसे किस कंट्री का रिस्पॉन्स है वो सब अलग है। आई थिंक सारे सवाल मेरे ख्याल से कवर कर लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब 2-3 लोग ही हैं जिनको और सवाल पूछना है। मुकेश अग्रवाल जी थे, मगर शायद वो मुझे लगता है ड्रॉप कर गए। राजेश सक्सेना जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। राजेश साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत अच्छा आपने टॉक दिया। मेरा सवाल सिर्फ सिम्टम्स के बारे में है, वो ये है कि एक सिम्टम सोशल मीडिया पे, और इस रेफरेंस में मैं नीदरलैंड्स के एक डॉक्टर जिन्होंने कुछ शायद वॉलंटियर किया उनकी बात करूंगा, दैट यू लूज योर स्मेलिंग एंड टेस्ट सेंस। इज इट ऑथेंटिक और फेक? एंड इफ इट इज सो, देन कैन इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एसिम्प्टोमेटिक केसेस टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस? एक्चुअली राजेश जी, ये जो स्टडी आई थी ये अमेरिका से आई थी। इसमें ENT सर्जन है और भारत के ओरिजिन वाले सर्जन है डॉक्टर निर्मल कुमार, जिन्होंने ये स्टडी पब्लिश किया। और उन्होंने कहा कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, उनकी जो सीरीज उन्होंने देखी उसमें ये एक इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जिससे हम सस्पेक्ट करें। वो एक पर्टिकुलर पेपर में एक ऑब्जर्वेशन है, नॉट वैलिडेटेड बाय अदर्स। आई कैन नॉट कमेंट बियॉन्ड दैट, कि उन्होंने उसके बारे में कहा है कि दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स, दैट्स इट। और मैं कुलदीप जी के हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर एक और ऐड करना चाहूँगा। एक आज ही एक इंटरव्यू आई है, ही इज आल्सो एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑफ नेशनल फेम, इंडियन एक्स प्रिंसिपल ऑफ CMC वेलोर, जिन्होंने पूरी इंटरव्यू में आज के दिन में हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात की है। सो ये एक, मैं कह रहा हूँ कि ये एक वैलिड साइंटिफिक कंसेप्ट है, पर उसके पॉलिटिकल सोशल कॉस्ट क्या है, कैसे लीडरशिप उसको क्या अप्रोच लेती है, दिस डिफर्स एंड वी कैन नॉट, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं 1 मिनट के लिए, सतीश जी लास्ट में बोलेंगे, अपना सवाल भी पूछेंगे, पर उससे पहले मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं। अगर किसी को अभी भी कोई सवाल पूछना हो तो हम 1-2 सवाल और ले सकते हैं। मगर जिन्होंने पहले सवाल पूछा है वो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अनम्यूट कर देता हूं जी। कोई अभी उनको सवाल अभी पूछना हो? कैलाश जी बताइए।
कैला जी बताएं। Hello, जी आप बताएं। can you hear me, sir? Can Yes, you yes, hear me, yes. sir? Loud and clear. I am joining from Kochi, Kerala, Yes. from the Kasaragod. distant place. So my specific and brief question is, how will we be prepared for the days ahead when more and more people come from abroad, and with the limited medical resources and hospital resources, will it not be adding to the complexity of the issue? That's my question. मैं अभी डॉक्टर And मैं I thank सतीश। Dr. Ajay for comprehensive presentation. Okay, so you are through with your question. Yes, yes. Thank you. So now I request Satish Minocha ji to please ask your question and also conclude the session, and then Dr. Ajay ji will answer the question, and then we close. Still, we can interact on WhatsApp group, which is available with all of us. You can post your questions in the group, and I'm sure Dr. Ajay will be able to reply. सतीश जी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। सतीश जी। सर नमस्कार। कुछ मित्रों को और जानकारों को जब ये पता लगा कि हम ये वेबिनार करने जा रहे हैं और आप उसमें होने वाले हैं, तो कुछ 2-4 बड़ी जनरल एंजाइटी के प्रश्न थे लोगों के, तो मैंने लगाया कि अच्छा मौका है कि मैं आपको छोटे-छोटे 2-3 पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों ने 50 इयर्स की एज के ज़्यादा जैसे निमोनिया का वैक्सीनेशन लिया हुआ है, लगा हुआ है उन्हें। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो क्या ये उनको किसी तरह की प्रोटेक्शन देता है? दूसरा पॉइंट ये है कि किसी को अगर कोरोना होता है तो उसके पास क्या है कि चॉइस है कि वो जिस सेंटर में उसे सरकार भेजेगी या वो अपनी मर्जी से भी किसी कोरोना सेंटर में जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इज, इसमें ट्रिगर पॉइंट क्या है? किसी व्यक्ति को एक दिन फीवर हुआ, गला दर्द हुआ, तो उसको 2 दिन 3 दिन कितने दिन देखना चाहिए कि वो अथॉरिटीज को कांटेक्ट करे और क्या वो पैरासिटामोल जैसी बेसिक दवाई ले सकता है? एंड लास्ट पॉइंट, एक मिसकंसेप्शन लोगों में बनी है कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो तो वो वायरस को किल कर सकती है, तो बहुत से लोग इतनी गर्मी में भी एयर कंडीशनर नहीं चला रहे। क्या ये वाजिब है? इसका मैं भी भुगत रहा हूँ कि घर वाले एसी नहीं चलाने दे रहे। डॉक्टर साहब जी, संजय जी बोलूं? हाँ जी जी कुछ वो इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में मुझे वो सवाल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ जो कोची से क्वेश्चन था। मैं जो समझ पाया हूँ, देखिए बेसिकली ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस जो लॉकडाउन का पार्ट है, ये गवर्नमेंट कैसे असेस कर स्टेप बाय स्टेप कैसे रिलीज करेंगी, आई एम ऑल्सो नॉट इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड इट एंड कैसे करेंगी। आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट. They will get the feedback from everywhere and whatever it is, and they will maybe strengthen the screening at the airport more than what they are doing, even more than what they are doing right now. And then they will be selective also. Flights open karne mein, which country they will open, that will be a selective opening. I'll give you my example. When I came from Latin America, I landed here on 19th. I mean, I had to suffer 3 days. 3 nights I had to spend at the airport. But ultimately, I reached Delhi airport on 19th March morning. And that particular day, 22nd को टोटल बैन कर दिया था, पर उससे पहले यूरोप की सारी फ्लाइट्स बैन कर दी थी। और एयरपोर्ट पर मेरे पास एक कहाँ मैंने ट्रेवल 15 दिन में मेरे से पूरा फॉर्म भरवाया जाता है। Then they decide whether to go hospital admission, you go for quarantine in an institutional quarantine, or you go for home quarantine, or you are given no quarantine. I was in no quarantine because I was coming from Latin America. और इसलिए ये सब चीजें उन्होंने अपनी कैटेगरीज बना or these keep changing depending upon the changing epidemiology in the different parts of the world. So I'm sure the government will look at those things and take strategies, and they are very active. The whole task forces are very active and very proactive rather, and taking decisions on that.
जी आपने जितने भी सवाल पूछे बहुत ही रेलेवेंट हैं। वैक्सीनेशन के बारे में पहला सिंपल जवाब है कि हमें नहीं मालूम है, मोस्ट लाइकली इट विल नॉट ऑफर। कि हमें अगर H1N1 का वैक्सीन लिया है, फ्लू का लिया है, तो वो इस पर हमें प्रोटेक्शन देगा कि नहीं देगा, ऐसा कोई अभी कोई इसका एविडेंस नहीं है, कोई और पॉसिबिलिटी भी कम है कि वो हमें कोई इसमें प्रोटेक्शन देगा। विल हैव टू हैव ए वैक्सीनेशन कोरोना ओनली जो हमें वो करेगी, और कितनी फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, एक बार है, हर साल है, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। सिम्टम्स जब भी हों तो इमीडिएट एक्शन तो यही है कि अपने को अगर सस्पिशन है तो आप सेल्फ क्वारंटाइन कर लें घर में, और उसका एक प्रोटोकॉल है। और जब हॉस्पिटल जाना है वो तब जाना है जब कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी महसूस होती है, then you should not stay at home, then you should consult your doctor, they will test you and this thing. अगर किसी का इन सिम्टम्स के कारण साथ साथ अगर हिस्ट्री है कि इंटरनेशनल ट्रैवल, कॉन्टैक्ट विद ए कोरोना पेशेंट, then you don't wait for that much days, then you get tested yourself. प्राइवेट लैब्स इस ग्रुप को भी टेस्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट लैब्स तो कर ही रही हैं। गवर्नमेंट लैब्स का, प्राइवेट लैब्स को भी इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर ऑल सच पेशेंट्स, दे हैव ए होम कलेक्शन। वो घर में आते हैं और पूरा अपना, वो मैंने अपना करवाया था जब मैं आया था, मैंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया। 6th डे पर मैंने अपना टेस्ट कराया और उसके 3 दिन बाद फिर मैं 4 दिन बाद मैं हॉस्पिटल गया, 11 दिन के बाद। मैं उससे पहले मैंने अपने आप को घर में सेल्फ क्वारंटाइन पर रखा। तो उसमें 4500 का एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। ये उनको मार्क कर दिया कि आप इससे, उनकी डिमांड थी कि हम 18,000 चार्ज करेंगे, पर उन्होंने 4500 पर उसको रिस्ट्रिक्ट किया है प्राइवेट लैब्स को। तो ये इसमें है। तो ह्यूमिडिटी के बारे में ये सही है कि ज़्यादातर वायरस हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी में किल होते हैं। ये कोरोना वायरस होगा कि नहीं, इट्स एनीबॉडीज गेस, और भगवान जाने या अल्लाह जाने, गॉड नोज। एसी, मैं घर में अपना एसी चलाता हूँ, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो आप भी चलाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी हमें कोई उसका एविडेंस नहीं है, बस यही मैं कह सकता हूँ। एज के बारे में, एज के बारे में और क्वेश्चन किया था। देखिए ये ठीक है, देखो मैं भी अब 63 हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, बट आई एम गोइंग अटेंडिंग द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। हमने ऑफ कोर्स हमने बाई रोटेशन, हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो बाई रोटेशन है कि 3 days की ड्यूटी है, बट वी टेक फुल प्रिकॉशंस। आई वियर N95 मास्क बिकॉज मुझे एंडोस्कोपीज भी करनी होती हैं, तो दैट इज ए मैंडेटरी फॉर अस। जब हमारी ड्रॉपलेट से है, और पूरा हम स्टेरिलाइजेशन एंडोस्कोपी में लेते हैं, और पेशेंट्स को जितना से ज़्यादा हम सेंसिटिव हैं डिस्टेंसिंग को, उतना फॉलो करते हैं। आज के दिन में अगर मैं पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन भी नहीं करता हूँ, जहाँ जरूरत मुझे नहीं लगती, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। बट अगर करता भी हूँ तो इमीडिएटली आई हैव टू वॉश माय हैंड्स विद सोप एंड वाटर, एंड दैट वी डू इट। और सैनिटाइजर तो ऑफ कोर्स होता ही है, पर सोप एंड वाटर इज मच बेटर, इज मच इजियर। तो ये बस बहुत से लोग कहते हैं कि आप नहीं आओ हॉस्पिटल में, आपकी एज इतनी है, वो ठीक है। आई थिंक दीज आर द बॉर्डर लाइन इश्यूज। हमें अपना जो बेसिकली लाइफ तो जीना है, उस हिसाब से जीना। थैंक यू डॉक्टर साहब। राज जी को मैं लास्ट में इनवाइट करूंगा कि वो थोड़ा इसको सेशन को कंक्लूड भी करें और कुछ उनको सजेशन देनी हो तो। राज जी, मैं राज जी के मापदंड पर सही उतरा हूँ। मैंने उंगली तो इसलिए उठाई कि सुशील शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। अगर सुशील पूछना चाह रहे हैं तो उनको लास्ट चांस दे दीजिए। और सतीश ने धन्यवाद नहीं किया, तो अब मैं कर देता हूँ जी। जब डॉक्टर साहब से बात हुई और इसकी प्लानिंग हुई, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना वंडरफुल ये हमारा इंटरेक्शन हो पाएगा। मुझे लगता है कि खास तौर पर जिज्ञासा से जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको इस चीज का बहुत शायद अच्छा लग रहा होगा कि जिज्ञासा में हमने इतना, और इस खास तौर पर इस सिचुएशन में इतना रिच एक हमने इंटरेक्शन हम कर पाए। इसका सारा श्रेय डॉक्टर अजय को जाता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि पूरे जिज्ञासा में
250 लोगों में सिर्फ एक ही मेडिकल डॉक्टर है और उन्होंने आज ये मेडिकल इमरजेंसी में हमें खूब हमारा ज्ञानवर्धन किया है। डॉक्टर साहब का बहुत 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 धन्यवाद। सुशील यदि कुछ सवाल पूछना चाहे तो उतना है। हाँ, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, सुशील जी पूछे। नहीं, मैं केवल अपना साधुवाद, धन्यवाद और अनुग्रह व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सबका रहा और संजय जी ने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया। राज जी ने अगर ये पहल की है तो सच में बहुत तारीफ के काबिल है। हम सब लोगों का बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ और रीअश्योरिंग था ये सेशन। इससे बहुत सी भ्रांतियां गईं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। आई मीन ही डम्ड इट डाउन टू आवर लेवल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक चीज सिर्फ बात पूछना चाहूंगा। हमारे पड़ोस पाकिस्तान में अभी तक लॉकडाउन नहीं हुआ है और वो लॉकडाउन के पक्ष में भी नहीं लग रहे हैं। वहां की स्थिति किस तरह आगे जाएगी, इसका कोई अनुमान आप लोग उस पर नजर रखे हुए हैं क्या? क्या होने जा रहा है वहां? मुझे बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो नहीं है। जो जनरल ले मीडिया में है वही है। बाकी मेरा अपनी फीलिंग ये है कि वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं और शायद उनकी ये मजबूरी भी है, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं है कि वो इतना टेस्टिंग कर सकें या इतना केयर दे सकें। वहाँ का हेल्थ जो सेटअप है मैंने बड़ा क्लोजली देखा है। मैं एटलीस्ट 4-5 बार वहाँ लेक्चर देने गया हूँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही दयनीय दिशा में, और डॉक्टर्स की जो फीस है वो हमारे यहाँ से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। दवाइयाँ जो हैं वो हमारे से 3-4 गुना ज़्यादा महंगी हैं, 10 गुना महंगी हैं। और हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट सेटअप है, मैंने कराची का हॉस्पिटल देखा है, वहाँ पर हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को परेशान होते हैं कि क्या खराबी है। वहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं। और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। डॉक्टर जल्दी से मरीज को अवेलेबल ही नहीं होता है। हमारे यहाँ तो हर जो देखता है वो सेल फोन पर फोन कर लेता है। वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। और ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो मतलब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो बहुत ही लोअर कैटेगरी है। और 90% डॉक्टर्स जिनको मैं जानता हूँ सबने ड्यूअल पासपोर्ट लिए हुए हैं। सबके पास यूके का पासपोर्ट है साथ में। और उनका लाइफ का मैंने देखा कि एक ही मकसद है कि यूके का पासपोर्ट कैसे लेना है और जब मौका लगे तो वहां से निकल जाना कैसे है जब कोई मुश्किल आए। तो इसलिए ना ही उनके एक कैपेबिलिटीज हैं, दिमाग तो वही है, पर उनकी जो एजुकेशन हुई, जो उनका सोसाइटी ने उनको स्ट्रक्चर दिया वो वही है। तो और ना ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही उनके पास कोई फंडिंग है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सकें कि उनको दे सकें। इन परिस्थितियों में सही सोशियो पॉलिटिकल डिसीजन यही है कि हर्ड इम्यूनिटी, जितने मरते हैं मरने दो, बाकी देखा जाएगा, बाकी अल्लाह के ऊपर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को धन्यवाद जो इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े और जिन्होंने सवाल पूछा उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो नहीं पूछ पाए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर हाँ, अभी भी वो सवाल अपना ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है, आई एम श्योर डॉक्टर साहब इमीडिएटली उसको या जैसे उनको समय मिले तो वो उसका सवाल का जवाब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिज्ञासा की इस प्रकार के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे जैसे राज जी का मार्गदर्शन होगा और जो भी कोई टॉपिक होगा। लास्ट में मैं कहूँगा कि लगभग 37 लोग थे इसमें कॉन्फ्रेंस में जो आज जुड़े। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉन्फ्रेंस ये मीटिंग एंड कर देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।